हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका जो मॉड्यूल बी है फंक्शंस ऑफ बैंक, उसका टॉपिक डिमांड ड्राफ्ट्स एंड बैंकर्स चेक देखने वाले हैं। नाउ एज अ बैंकर आप लोग डेली जो है इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से डील करते हैं, दैट इज डीडी एंड बैंकर्स चेक। दोनों जो है बहुत ही सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बस एक क्वाइट सा डिफरेंस होता है। क्वाइट सा डिफरेंस हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट जो है वो एक चेक से ज़्यादा टाइम लेता है इनकैश होने में। बाकी एक काइंड से जो फंक्शन है वो कैसा होता है, सिमिलर ही होता है, राइट। एक थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वही हमें देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही देखेंगे कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, कहाँ उसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसे यूज किया जाता है, एज वेल एज बैंकर्स चेक क्या होता है, उसे कैसे यूज किया जाता है, किन किन ट्रांजेक्शन्स में हम उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिमांड ड्राफ्ट को, दैट इज हम लोग इसे बैंक ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। सो बैंक ड्राफ्ट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एज सच इज एन ऑर्डर ड्रॉन बाय वन ब्रांच ऑफ द बैंक अपॉन अनदर इंस्ट्रक्टिंग द अनदर ब्रांच to pay a certain sum of money only or to the order of a certain person। बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट? ये होता है एक इंस्ट्रक्शन, या हम ये बोलें कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है एक बैंक ब्रांच को एक दूसरी बैंक से, या दूसरी ब्रांच जो है वो उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि वो इस पर्टिकुलर का अमाउंट जो है वो पे कर दे बियरर को या ऑर्डर को, एज पर जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली जैसे चेक वर्क करता है कुछ वैसे ही ये भी वर्क कर रहा है, राइट। जैसे कि जो हमारे क्रॉस्ड चेक्स होते हैं, क्रॉस्ड चेक्स जो कि एक बैंक ही दूसरी बैंक को जो है प्रोवाइड कर सकती है, वैसे ही डिमांड ड्राफ्ट क्या है, एक बैंक जो है दूसरी बैंक को या दूसरी ब्रांच को जो है प्रोवाइड कर रही है। A bank draft is a bill of exchange but not a check as such for the purpose of various protections available to a paying or a collecting bank under the Negotiable Instruments Act 1881. It is however treated as a check। जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का, उसमें जो है ये ड्राफ्ट के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शंस जो हैं वो अवेलेबल है। उन प्रोटेक्शंस को देखते हुए, वो सारी जो है बेनिफिट्स को देखते हुए डिमांड ड्राफ्ट को बहुत बार जो है एज ए चेक भी यूज किया जाता है। वो एक्चुअल में चेक नहीं है, लेकिन एक काइंड से उसे एज ए चेक यूज कर लिया जाता है, ताकि इफ अगर कहीं पर भी कुछ भी हुआ तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो भी बैंक है, जो भी जिसने भी जो है ये डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉ किया है, या जहां से भी जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके पास में एक काइंड ऑफ थोड़ा सा जो है प्रोटेक्शन हो सके। अब बैंक कैन नॉट मेक इट्स डिमांड ड्राफ्ट पेएबल टू बियरर एज इट्स अमाउंट टू अ करेंसी नोट। This will be violation of section 31 of the RBI Act 1934। ओके, जो डिमांड ड्राफ्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसे पे किया जाएगा? ऑर्डर पे। जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बियरर को पे नहीं किया जा सकता है। वहीं हम चेक देखें तो चेक जो है वो बियरर भी जो है उसका होल्डर हो सकता है, राइट। बट डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बियरर को पे नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये जो है ये रिगार्डिंग द आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसके अकॉर्डिंग ये अप्रूव्ड नहीं है, राइट। और अगर ऐसा जो है अगर डिमांड ड्राफ्ट को बियरर ड्राफ्ट बनाया जाता है तो दैट इज द वायलेशन ऑफ सेक्शन 31। अब यहां से क्या याद रखना है आप लोगों को? देखिए ये डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जो हो गए, बैंक चेक वगैरह जो हो गए, ये तो आप लोगों को पता है, या आप डेली लाइफ में जो है डेली जो रूटीन है आप लोगों का उसमें बहुत बार ट्रांजैक्ट करते हैं। लेकिन जो कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है, जैसे कि अब हर टाइम जब आप डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं तो क्या आप ये कोई सेक्शन पढ़ते हैं? नहीं। आप जो डिमांड ड्राफ्ट या जो भी आपका डीडी है, बैंक ड्राफ्ट है, उसे इशू कर देते हैं या एनकैश कर देते हैं एज पर दी ऑर्डर, राइट। सो इसमें वायलेशन किसका हुआ? अगर डिमांड ड्राफ्ट जो है वो अगर बियरर के नेम पर है या वो एक बियरर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, तो कौन से सेक्शन का वायलेशन होगा? दैट वुड बी सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ऑल राइट।
देन बैंकर्स चेक की अगर हम बात करें तो बैंकर्स चेक आर इशूड फॉर मेकिंग लोकल पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। बैंकर्स चेक्स आर जनरली यूज्ड फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। क्या क्या ट्रांजेक्शंस हो गए? एट द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ द डिक्रीज्ड अकाउंट टू इट्स क्लेमेंट और लीगल हायर्स, payment of bills on realizations received presented for payment by local banks other than branches of our bank। खुद ही की जो बैंक है उसकी ब्रांचेस को छोड़कर जो दूसरी बैंक है उनमें क्या करना, उनमें जो है पेमेंट ऑफ बिल या कोई भी जो रियलाइजेशन रिसीव्ड हुआ है वो सारी चीजें, ठीक है। देन उसके बाद में पेमेंट ऑफ डिफर्ड पेमेंट गारंटीज, पेमेंट ऑफ वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरियस परचेजेस मेड बाय बैंक्स और ब्रांचेस, पेमेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, ऑल लोकल पेमेंट्स व्हिच आर टू बी मेड बाय चेक दैट इज अदर देन कैश। ऑल राइट, सो एक चेक के जो वेरियस यूजेस है वो यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। Now demand draft and banker's check should be issued invariably with account payee crossing if amount of 20,000 and above, ठीक है। अगर कोई भी डीडी या फिर जो बैंकर्स चेक है वो अगर 20,000 के अबव उसमें अमाउंट है तो वो कैसे उसमें कैसी जो है क्रॉसिंग करनी है, अकाउंट पेई के नेम पर। अब ये चीज हम लोगों ने जो है बहुत अच्छे से पढ़ी है, जो हमारी वेरियस क्रॉसिंग ऑफ चेक्स है उसके अंदर कि क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग होती है। एंड एज अ बैंकर आप लोग जो हो इन चीजों में डील भी करते हो कि वेरियस काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग आप लोगों के पास में आते हैं, वेरियस काइंड ऑफ क्रॉस्ड चेक्स जो है, वेरियस काइंड ऑफ क्रॉस्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपको मिलते हैं। लेकिन एज ए लेमैन अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही शॉर्ट में मैं फिर से बता देती हूँ कि अकाउंट पे ये जो क्रॉसिंग है वो क्या होती है। दिस इज अ चेक, चेक के जो है यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड पर इधर कॉर्नर में जो है दो क्रॉसिंग्स बनाई जाती है, दो लाइंस बनाई जाती है, ट्रांसवर्स लाइंस, एंड इसके अंदर लिखा जाता है अकाउंट पे। अगर ये अकाउंट पे ही लिखा है तो ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है वो नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। एंड अकाउंट पे ही अगर क्रॉसिंग की है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जिसका भी नेम लिखा है उसी को जो है ये पे किया जाएगा और किसी पर्सन को जो है ये अमाउंट हम पे नहीं करने वाले हैं। सो अगर कोई भी डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर्स चेक 20,000 के अबव का होता है तो ऐसे केस में उसे अकाउंट पे ही जो क्रॉसिंग है वो करनी कंपलसरी होती है, ठीक है। As per the revised guidelines, the name of the purchaser shall be incorporated on the face of the demand draft, pay orders, banker check, etc. by the issuing bank for such instrument issued on or after September 15, 2018. कोई भी जो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 20,000 से ज्यादा का अमाउंट है, किसके बाद में? 15 सितंबर 2018 के बाद में, मतलब कि उसके पहले जो है ये पर्टिकुलर रूल नहीं था। ये जो रूल है वो जो है इसके बाद में ही क्या हुआ है, एप्लीकेबल हुआ है 2018 सितंबर 15 से, ठीक है। सो इस डेट के बाद में जो भी 20,000 से अबव के चेक हो गए या कोई भी पे ऑर्डर हो गया या कोई भी डीडी हो गया तो ऐसे केस में जो भी परचेजर है वो क्या करेगा, उसका जो नेम है इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए आपके इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर। ऑल राइट, then bankers check and draft are valid for 3 months and can be revalidated by the issuing branches on a written request of the purchasers. The draft is revalidated only once, that too within 1 year from the date of issue. After 1 year it is cancelled and fresh draft is issued on payment of requisite service charges. बहुत ही सिंपल सी चीज है, we know कि जो ये चीजें होती है 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड होती है, वहां पर जो डेट डल गई है उसके बाद में 3 मंथ्स तक ये वैलिड है। लेकिन दीज कैन बी रिन्यूड, दीज कैन बी रीवैलिडेटेड। अगर 3 मंथ्स के बाद में कोई पेमेंट करना है या 3 मंथ्स में उसका यूज नहीं कर पाए तो वो रीवैलिडेट हो सकती है। बट अगर हम डिमांड ड्राफ्ट की बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो रीवैलिडेट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 1 साल में एक ही बार, ठीक है। एंड दैट टू व्हाट, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब वो इशू हुआ है उसके 1 साल के बाद ही जो है रीवैलिडेट हो सकता है। Purchasers of DD or BC has no authority to countermand its payment after it has been delivered to the payee. पेई को मिलने के बाद में कोई भी जो परचेजर है डीडी या फिर जो बैंकर्स चेक है उसका, वो उसे कैंसिल नहीं कर सकता है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट पेई के पास में पहुंच गया है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है।
However, the bank shall exercise caution if the purchaser of a DD or PO reports a loss or theft of the instrument if the payment has not already been made. अगर कोई थेफ्ट है या कुछ ऐसे वाली चीज है तो फिर ऐसे में जो है कंसिडर किया जा सकता है, जो पेमेंट है उसे रोका जा सकता है. Such intimations shall have to be made in writing the branch from where the DD or BC was purchased. ठीक. Then refund on cancellation of DD or BC shall be made only if the original instrument is tendered without any of an endorsement or a special crossing. The instrument should not indicate any traces of negotiation, and all refunds are subject to the establishment of the proper identity of the purchaser to the ego satisfaction of bank. ठीक है, तो ये जो सारे रिफंड है कैंसिलेशन पर वो कब हो सकते हैं, वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो जो आपका ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है उस पर कोई भी जो है स्पेशल क्रॉसिंग वगैरह नहीं है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये नेगोशिएट नहीं हुआ हो, इसमें जो है ट्रेसेस ऑफ नेगोशिएशन ना हो, एंड जो ये सारे रिफंड है ये किस चीज का सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं, ईगो सेटिस्फैक्शन ऑफ बैंक. दैट मीन्स जो बैंक है वो सेटिस्फाई हो गई, ईगो जो बैंक है उसकी ईगो हर्ट हुई जब एक आपने चेक दे दिया या कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दिया, पहले आपने प्रोवाइड कर दिया फिर आप बोल रहे हो कि नहीं इसे कैंसिल करो, तो ऐसे केस में क्या हुआ, ऐसे केस में जो बैंक की ईगो है वो थोड़ी सी जो है गड़बड़ा गई. ठीक है, तो ऐसे अब जो है जो ईगो सेटिस्फैक्शन है बैंक का वो होना जरूरी है. दैट मीन्स कि सारी चीजें देख ली बैंक ने कि नहीं भाई जो पर्सन बोल रहा है, जो कस्टमर बोल रहा है वो सही है, कुछ ना कुछ जो है थेफ्ट या कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो इसलिए जो है इसका पेमेंट हम रोक देते हैं. ऑल राइट, तो जो ये पेमेंट है या जो कैंसिलेशन है, ये रिफंड वगैरह है, ये सब इन कंडीशंस पर ही किया जा सकता है. The issue and payment of banker's check and demand draft in cash across the counter is subject to income tax provision and prevention of money laundering rules. Purchase of draft or BC for 50,000 and above is to be made through banking channels and not in cash. Payment of DC or BC of DD or BC of 20,000 should be made in cash but only through credit to the bank account. ऑल राइट, सो व्हाट कि ये जो सारी चीजें हैं ये हमें क्या बोल रहा है कि ये जो है कैश में अगर आप आपके इंस्ट्रूमेंट्स को इनकैश करवाते हो तो ऐसे केस में ये सब्जेक्ट है किस चीज के लिए, इनकम टैक्स प्रोविजन एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए. और इसीलिए जो है यहाँ पर रूल्स बनाए गए कि अगर कोई भी जो है इंस्ट्रूमेंट वो 50,000 के अबव का है, 50,000 या फिर 50,000 के अबव का है, तो ऐसे केस में उसे जो है कैश में उसका पेमेंट नहीं होगा, ये अमाउंट अकाउंट में ही जो है डाला जाएगा, एंड फिर जो पर्सन है वो अपने अकाउंट से उसे क्या कर सकता है, डेबिट कर सकता है. एंड अगर कोई भी जो है इंस्ट्रूमेंट है ऑफ 20,000 तो ऐसे केस में ये जो है ये भी कैश में नहीं बनाए जाएंगे या कैश में नहीं दिए जाएंगे, बट जो है प्रॉपरली क्रेडिट किया जाएगा बैंक अकाउंट में. ठीक है, A duplicate DD or BC in lieu of the lost instrument can be issued subject to, जो एक डुप्लीकेट है डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर्स चेक वो जो है क्या किया जा सकता है, वो इशू किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ चीजें माननी पड़ेगी. क्या क्या है वो देखते हैं. इंटीमेशन ऑफ लॉस्ट डीडी और बीसी टू द इशूइंग ब्रांच एंड अ रिक्वेस्ट ऑफ री इशुएंस, एक रिक्वेस्ट करनी है री इशुएंस की, और जो इशूइंग ब्रांच है वहां पर बताना है कि हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये खो चुका है. पेमेंट ऑफ डीडी और बीसी हैज नॉट बीन ऑलरेडी मेड बाय द ड्रॉई बैंक और ब्रांच, जो आपका लॉस्ट वाला डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर्स चेक है उसका पेमेंट जो है वो ड्रॉई बैंक या ड्रॉई ब्रांच जो है वो अभी तक नहीं की हो. अगर पेमेंट हो गया होगा तो री इशू नहीं किया जा सकता है, अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो ही जो है फिर से ये चीज इशू की जाएगी. Execution of an indemnity letter signed by both the payee and the purchaser in the prescribed form duly stamped. Payment of the prevalent service charges for issuance of such duplicate instruments. All right, service charges वगैरह भी पे करने हैं. As a part of a good customer service, RBI has advised banks to follow following norms for issuing duplicate demand draft और bankers check.
क्या नॉर्म्स है, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या नॉर्म्स जो है वो आरबीआई ने दिए हैं। वो तो हमने देख ली कि ये सारी कंडीशंस तो होनी चाहिए जो 4-5 पॉइंट्स देख कर आए। उसके अलावा आरबीआई ने क्या नॉर्म्स प्रोवाइड करे वो देखते हैं हम लोग। सो टू बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेट इंडेमनिटी एंड विदाउट इंसिस्टेंस ऑन सीकिंग non-payment advice from drawee office irrespective of the legal position if the lost DC or BC is up to or 50,000 is up to 5,000 is up to 5,000 or 5,000 all right। तो जो ये इशू करना है किसके बेसिस पर किया जाएगा, प्रॉपर जो है इंडेमनिटी और कोई भी जो है नॉन पेमेंट की इंसिस्टेंस जो है वो सीक करते हुए जो है, अगर ये सब कुछ पेमेंट वगैरह करना है तो पूरा लीगल प्रोसीडिंग के हिसाब से क्या अमाउंट दिए गए 5,000 या फिर 5,000 तक का। Issuance has to be done within a fortnight from the receipt of such request। अगर कोई रिक्वेस्ट आई है री इशुएंस की तो ऐसे केस में जो है ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो वापस इशू करना होगा विद इन अ फोर्टनाइट, दैट मीन्स 14 डेज के अंदर अंदर। ऑल राइट। Further, for the delay beyond this stipulated period, banks have to pay interest at the rate applicable for fixed deposit of corresponding maturity in order to compensate the customer for such delay, where the request has been made by the purchaser or beneficiary। अगर फोर्टनाइट से ज्यादा जो है टाइम पीरियड लेती है बैंक कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इशू करने में, तो ऐसे केस में जो बैंक है वो इंटरेस्ट पे करेगी। क्या, कितना इंटरेस्ट पे करेगी, जो भी वो बैंक अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर पे करती है फॉर दैट मच टाइम पीरियड, उतना ही जो है इंटरेस्ट पे करेगी बैंक उस कस्टमर को भी, क्योंकि ये बैंक के साइड से डिले हुआ है और कस्टमर को वेट करना पड़ा है उसके पेमेंट के लिए। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट। अगर कोई थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट है तो फिर ये जो डिले का पेमेंट है ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डिले ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑल राइट। सो आई गेस ये चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। बैंकर्स चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट का जो पूरा कंसेप्ट है, आई होप सो ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, दैट इज आप लोग ये जो सारे वीडियोस है ये हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अपार्ट जो हमारी वेबसाइट है आप वहां से भी जो है इन वीडियोस को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, आपको गूगल ओपन करना है, वहां पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर वेरियस जो है कोर्सेज दिखेंगे, उसमें से आपको जैब एंड कैब पढ़ना है तो उसके लिए आपके लिए जो है एक कोर्स बना हुआ है, दैट इज जैब एंड कैब। आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे जब आप तो आपके सामने जो वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। इनमें से आपको जो भी पढ़ना है, जो भी टॉपिक देखना है, उसके वॉच नाउ पर क्लिक करें। इसके वॉच नाउ पर क्लिक करने से इसके अंदर के जो वेरियस टॉपिक्स हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। उसमें से आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कर आप उस वीडियो को बहुत ही अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।